इंद्रेश द्विवेदी। संभल में एक हिंसा होती है, उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी ने बदला लिया है एक तरीके से बाई इलेक्शन की छुपाने के लिए, जिसमें धांधली हुई है। क्या लगता है कि बाई इलेक्शन में धांधली हुई थी और उसका रीजन है कि संभल में हिंसा हो गई? एक्चुअली उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी वजह से सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव, तौकीर रजा जैसे लोगों ने, वहाँ के युवाओं को, जियाउर रहमान बर्क ने जैसे लोगों ने संभल के युवाओं को भड़काया, उनको पत्थरबाजी के लिए उकसाया और उसके तहत ये सोची समझी साजिश के तहत दंगा हुआ। और इसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव, जियाउर रहमान बर्क और क्या नाम लिया मैंने, वो रजा, तौकीर रजा जैसे लोग सीधे सीधे जिम्मेदार है। उसका कारण बताता हूँ साहब। जितने पत्थर आए हैं ना, 3 ट्रॉली के आसपास वहाँ पर पत्थर बरामद हुए। एक ट्रॉली के अंदर में 1500 ईंट आती है। अब इतने पत्थर बिना साजिश को तो नहीं आ सकते। आप सोचिए कि सुबह सुबह टीम आ रही है सर्वे करने और सुबह सुबह इन लोगों को एकदम से ये हो गया कि नहीं नहीं अब हम पथराव करेंगे। ये प्लानिंग पहले से थी, इनको पता था कि वहाँ पर आ रही है टीम। उसके बाद में जो 3 लोग मारे गए उसके ऊपर पे ये लोग झूठ फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, वहाँ के लोकल्स ने भी हथियार इस्तेमाल करा और कोई भी पुलिस की गोली से नहीं मरा है। ये रिपोर्ट में भी आ चुका है, पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। पुलिस ने जो भी फायरिंग करी है, हवाई फायरिंग करी है या आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तो ये सीधे सीधे अगर दंगाई भीड़ हथियार लेकर, पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर जाएगी साहब और साजिश के तहत जलाने की कोशिश करेगी तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ना। एक सवाल उठता है कि रिजल्ट आया बाई इलेक्शन का, उसके बाद क्यों ऐसा हो गया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो धांधली किया है ना बीजेपी ने बाई इलेक्शन में, उससे कुछ छिपाने के लिए इस तरीके का सोची समझी साजिश है। नहीं, इसका जवाब है मेरे पास, बिल्कुल तर्क के साथ में जवाब है। अगर अखिलेश यादव खुद चाहें तो मेरी बात का जवाब दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, 3 दिन पहले अखिलेश, ये तो संभल में हुआ एक उसमें, लेकिन एक्चुअली ये पता है होना क्या था? जो अखिलेश यादव की साजिश थी वो ये थी कि 20 तारीख को जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन अखिलेश यादव ने एक वीडियो पोस्ट करी 1 मिनट 28 सेकंड की। और जब उसमें देखा कि अरे ये तो गलत हो गई वीडियो, क्योंकि 1 मिनट 28 सेकंड में महिलाओं के पीछे से पत्थरबाज भी नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने उस वीडियो को तुरंत क्रॉप किया, एडिट करके ट्वीट को अपने, और उस वीडियो को 22 सेकंड का कर दिया। उस 22 सेकंड में ये दिखाया गया कि महिलाओं को एक पुलिस वाला पिस्टल दिखा रहा है। समझ गए? इस बात से हिंसा भड़क सकती थी जो अखिलेश यादव ने कोशिश करी, लेकिन अखिलेश यादव ये भूल गए कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और कुछ ही चंद मिनटों के बाद ही वो 1 मिनट 28 सेकंड की और 2 मिनट 30 सेकंड वाली वीडियोस भी लोगों के सामने थी। इस वजह से वो 20 तारीख को दंगा नहीं हो पाया। तब इन लोगों ने ये नई साजिश रची, क्योंकि इन्हें पता था ये हार रहे हैं और हार की खींच उतारने के लिए इन लोगों ने संभल जलवाया। कुछ पूछ रहे थे भैया, हार गए, ये हारना होता है क्या? हारने की परिभाषा यही है कि 7-9 में से 7 और 2 आए। हारने की परिभाषा यही है। बिल्कुल यही है सर। तभी आपके हिसाब से क्या है? हम बता रहे हैं कलकत्ता में क्या हुआ है? कलकत्ता में क्या हुआ? कलकत्ता में बीजेपी हारी थी, हमने तो बोला था। अब वहाँ क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? बीजेपी तो हारी फिर थी। हारने की परिभाषा ये होती है कि जहाँ आपको 0 मिले हैं। लेकिन आप सुनिए, अब आप सुन लीजिए सर, हमारी बात सुनिए, तर्क बताऊंगा आपको मैं। हारने का मतलब है जहाँ आप 0 आए हो। देश की सबसे बड़ी पार्टी 2 प्रदेश के अंदर 0 लाती है, हारना इसको कहते हैं। चुनाव कहाँ हो रहा था? उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे थे उपचुनाव के लिए, गढ़ काटने के लिए कि करहल और सीसामऊ हराएंगे, करहल और सीसा, गढ़ काटेंगे। गढ़ काट पाए क्या आप? गढ़ नहीं काट पाए। ये चुनाव मुद्दा सुनिए भैया, सुनो। आप कह रहे हैं कि 2 टाली आए हैं पत्थर, वहाँ पर 3 टाली रिकॉर्ड में। प्रशासन क्या सो रहा था? जब इनको पता है कल सुबह सर्वे करने के लिए हमारी सियासी टीम जाएगी, तो आप कोई मंत्री आता है तो 3 किलोमीटर की लाइन खाली करवा देते हो, तो प्रशासन क्या सो रहा था? वहाँ का डीएमएस डीएमएसओ कहाँ कर रहे थे वहाँ पर? लोकल वो मुरादाबाद के समय आता हुआ है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सिटी है और उसके अंदर प्रशासन क्या कर रहा था कि जब 3 टाली हमारे किसी भी क्षेत्र के अंदर, जहाँ ये आपको पता है कि एक अप्रतिष्ठित जगह है, यहाँ दंगे हो सकते हैं, प्रशासन इतना लाचार हमारा हो गया। किसकी साजिश है ये? देखिए अभी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। उम्मीद करूंगा जितनी शालीनता से मैंने सुना, यादव जी भी मुझे सुनेंगे। पंडित अब पॉइंट टू, हाँ पंडित जी बिल्कुल, अब पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा। पंडितों का काम है ज्ञान देना और यादवों का काम था ज्ञान लेना। ले लो अब, ठीक है यादव जी, अब सुनना ध्यान से। पहली चीज इन्होंने क्या बोली कि इसको हार कहते हैं। भैया हमारे यहाँ हार इसी को कहते हैं कि जो ज़्यादा सीट लेकर आया, जो सत्ता पे काबिज हो गया वो जीत गया, और जो कम सीटें लेकर आया वो हार गया। पहली चीज़, ठीक है।
इसे ही हार कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2 राज्यों में 0 आ गई तो उसको हार कहते हैं और इसको हार नहीं कहते। 9 में से 7 सीटें जो जीत कर आ रहा है उसको ये जीत नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब वहीं पर 80 में से 37 सीटें वो सपा लेकर आई थी और 33 सीटें भाजपा लेकर आई थी तो ये लोग चिल्लाते घूम रहे थे, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। ये कौन सा दोगलापन है सर? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। समझ गए? इस बात को समझिएगा। अब आगे सुनिए, संबल के ऊपर पे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। सर्वे हो गया, एक बार हुआ, दोबारा गए। अगर ये साजिश नहीं थी, अगर ये साजिश नहीं थी विपक्ष की तो इतने पत्थर आए कैसे? अब आप ये बार बार बोलते हो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना सर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, प्रशासन वही कर रहा है। जिस प्रशासन को तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे 3 दिन पहले, प्रशासन तो वहां भी शांति की अपील कर रहा था ना। प्रशासन तो कल भी आपने शायद विश्नोई के विश्नोई जी का वो वक्तव्य नहीं सुना जिन्होंने ये बोला था कि नफरतियों के बातों में मत आओ, अपने नेताओं पर मत आओ और तुम लोग चले जाओ, तुम युवा हो, तुम्हारे करियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है। एक एसपी ये बातें बोल रहा है लेकिन वो युवक नहीं जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अब आप एक बात बताइए, 25 करोड़ की जनसंख्या के अंदर में, 25 करोड़ की जनसंख्या के अंदर में हर एक व्यक्ति के आगे तो पुलिस नहीं खड़ी कर सकते ना, हर घर के आगे तो नहीं कर सकते ना। कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर में जब मिलिट्री शासन लगा दिया था तो ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे संविधान मार दिया है। समझ गए? संविधान खतरे में आ जाता है ना। इन लोगों के साथ में पता है क्या है? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। लेकिन अब ये चलेगा नहीं साहब। प्रशासन को छेड़ोगे, उंगली करोगे, प्रशासन आपको जवाबी कार्रवाई देगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये बात, कल तक मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी लग रहा था कि दंगे की भीड़ में प्रशासन की गोली से मारा गया। ये भी झूठ फैलाया गया कि वो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि मौत जो हुई वो देसी कट्टे से हो रही है। तो देसी कट्टे कहाँ से आए इतने? हजारों की भीड़ अगर सुबह सुबह आ जाती है तो क्या ये उस साजिश में शामिल नहीं है? और अभी तक इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इनकी तीनों प्रश्नों का जवाब दे दिया, इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया कि अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी जो 1 मिनट 28 सेकंड की वीडियो डाली थी उन्होंने, बाद में उसे क्रॉप करके 22 सेकंड की डालने का और इस तरीके का झूठ फैलाने की अखिलेश यादव को क्या आवश्यकता पड़ी थी? उस पर सीधा सीधा जवाब दे, बिना घुमाए। चलिए सुन लीजिए, कहते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी, भैंस और लाठी सब मेरी। भैया पंडित जी मान लिया आप ज्ञानी हो, दिक्कत आपको इसलिए कि आपको जवाब देने वाले यादव तैयार हो गए। दिक्कत यही है आपके अंदर। और भैया आप फिर बोल लेना, यादव जी अगर बिना घुमाए जवाब देंगे पंडित जी को तो मान जाऊंगा। यही है कहने का इनका मतलब, अगर हमारी नहीं मानोगे तो बाइकाट हो। मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको जो पूछा है वही बताऊंगा मैं, वही पूछा वही बता। अच्छा अभी आप यादव कह रहे थे तब जातिवाद नहीं था और हमने पंडित जी कहे जातिवाद, यही मैंने कहा। अरे भैया जी पंडित जी, अब जवाब नहीं देंगे, शालीनता से नहीं सुनोगे। मैं पूछ रहा हूँ, 1 मिनट 28 सेकंड के वीडियो को डिलीट करके 22 सेकंड क्यों डाली गई? हम बता देते हैं, सुनिए। ट्वीट करना किसी के भी हक में है, कर सकता है, बोलना सबके हक में है। अगर मैं फिर यही कह रहा हूँ कि एक बार सर्वे हो गया था, मान्यवर पंडित जी सर्वे हो गया था, तो आपको पता था, वहाँ के मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता था, डीएम को पता था कि यहाँ कुछ हो सकता है। जैसे बहराइच में हुआ था, बहराइच में वहाँ के विधायक ने बताया था कि अगर हमें कुछ टाइम मिलता तो इससे ज्यादा हम करके। बेटे पर एफआईआर दर्ज हो गया सर संभल में। बिल्कुल होगी, जो भी गलत करेगा वो होगी। माने सुनिए, से जानते होंगे तमंचे बता रहे गोली लगी थी ना, तो बढ़े ना कट्टे से, तो उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलट जाती है, पता है ना आपको, गाड़ी पलट जाती है। और महाराष्ट्र में जाके इनकाउंटर होता है, सर में गोली लगती है। महाराष्ट्र में गोली लगती है सर में, मानवर पंडित जी सर में गोली लगती है इनकाउंटर से। कितने बड़े हमारे तीरंदाज हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट सर पे गोली मार के करते हैं। मानवर करना क्या चाहते हैं ये? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये दंगा हुआ है, ये दंगा आया गया है या हुआ है? दंगा हुआ है, करवाया नहीं गया है। अब सुन तो ले भैया, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना। करवाया गया है, कौन करवाया है? ये केवल वहाँ के लोकल लोग नेता जो हैं उन्होंने करवाया है। लोकल नेता में एफआईआर दर्ज हुआ इस विधायक के नाम बेटे पर, तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी संलिप्त हो गई इसमें। जो भी समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, बीजेपी हो, अगर हमारे देश में बदनामी करती है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उस पर जामा मत पहनाइए किसी चीज का कि अखिलेश हैं या योगी हैं या बसपा, ये मत पहनाइए। ये दंगा हुआ है वहाँ पर। नजर में तो समाजवादी पार्टी आ रही है सामने, फिर आपको जवाब देना चाहिए ना कि माइक आपका, हम आपसे छीन रहे हैं, माइक आपसे हम छीन रहे हैं, तो कमजोर आप हुए ना,
कि आपसे हमने माइक छीन लिया? सरकार महोदय, अब जब माइक हम आपसे छीन रहे हैं तो हाथ आपका कमजोर है ना, कि माइक आपसे कैसे हमने चलिए इन्होंने वही लठैतवाद वाली बात कर दी कि माइक आपका है, मैं छीन रहा हूं तो कमजोर आप हुए। मतलब इनका कहना यह है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, देश में लोकतंत्र है ना, तो सबको लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, उसी संविधान के हिसाब से जो अखिलेश और राहुल दिखाते फिरते हैं। इन्होंने यहाँ पर एक विशेष बात बोली सर, मैं ना एक अच्छा वक्ता आदमी तभी हो सकता है जब वो अच्छा श्रोता हो, और मैं अब इनकी एक बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा अखिलेश यादव ने जो वीडियो डाली वो उनका हक है, वो डाल सकते हैं, कोई भी अपनी वीडियो डाल सकता है और अपनी बात कह सकता है, लेकिन झूठी वीडियो डालना क्या ये हक है? और अगर ये हक है तो एक वीडियो मनीष कश्यप ने भी डाली थी साहब, जिसकी वजह से साल भर से ज्यादा जेल में रहा वो व्यक्ति। और ये यादव जी यहीं पर इसी चांदनी चौक में मनीष यादव को दंगाई बताते हुए घूम रहे थे, झूठी मनीष कश्यप को दंगाई बताते हुए घूम रहे थे, कहते उसने झूठी वीडियो डाली। टंग ऑफ स्लिप हो जा सकता है, स्लिप ऑफ टंग समझते हो ना, जुबान फिसलना, ठीक है। मनीष कश्यप के लिए यही यहाँ पर नफरत फैलाते घूम रहे थे कि वो तो झूठी वीडियो डाल रहा है और दंगाई और ये है फेक वीडियो। आज जब अखिलेश यादव ने प्रशासन को बदनाम करने के लिए, और वहां पर अखिलेश यादव की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है सर, क्योंकि सुनिए उनके विधायक के बेटे का एफआईआर में नाम है। उससे भी महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अखिलेश यादव के पिता को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है भारत के द्वारा, तो उनकी जिम्मेदारी प्रदेश में अधिक हो जाती है, और वो नेता विपक्ष रह चुके हैं। और अगर उसके बाद वो भ्रामक वीडियो डालते हैं ना, तो मुझे लगता है उनके ऊपर सीधे एनएसए लगनी चाहिए। लेकिन इन्होंने गोलमोल कर दिया कि अखिलेश यादव है तो वो डाल सकते हैं, मैं हूं तो मैं बोल सकता हूं। ऐसे नहीं होता साहब, ये देश संविधान से चलेगा, सिर्फ दिखाने से नहीं चलेगा, उस संविधान से चलेगा जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, और वो मानना पड़ेगा आपको, वो मानना पड़ेगा मुझे, और वो मानना पड़ेगा सबको। बिल्कुल आई ना बात घूम के संविधान, हाँ संविधान पे आ गए। होगा क्या, मुद्दा चला था कहाँ से, संभल से लेकर आएंगे अखिलेश पर। मैं फिर आपसे कहता मानी पर समझो बात को, समझो कि कराया किसने, हुआ कहाँ से है, देश को बदनाम। मैं बता रहा हूँ कौन कराया। समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है और बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, ऊपर से बीजेपी कहती है कि ये बदला लिया गया है बाई इलेक्शन का, तो करवाया कौन? भैया मैं तो कह रहा हूँ कैसे बदला लिया गया है, चुनाव खत्म हो गए, 7 सीटें आपको आ गई, 7 सीटें आपको आ गई, 2 इनको मिल गई। इलेक्शन तो बस सपा कैसे करा सकती है जब आप सत्ता में बैठे हो, अधिकार आपका, पावर आपका है, डबल इंजन की सरकार आपकी। भैया सुन तो पूरी बात सुन लो भैया, जब सत्ता आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके, रक्षा मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, अगर हमारे देश में या हमारे प्रदेश में दंगे हो रहे, उसका जवाबदेही कौन है? समझिए, जवाब दे देता हूँ। आपका एक परिवार है, खुशहाल परिवार है, आप और आपके पिताजी परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन चिढ़ पड़ोसी को हो रही है, तो आपके घर में कलह पैदा करने वाला कौन होगा? लॉजिक मांग रहे थे ना, लॉजिक दे रहा हूँ, एक सेकंड बोलने दो आप में, मैं बोला नहीं था बीच में। तो लॉजिकल क्या हुआ कि कोई बाहर वाला ही तो कराएगा ना। अब वो जो विपक्ष में बैठा हुआ है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं ये, तो मोदी और योगी की तो सरकार है प्रदेश के अंदर में। जिस घर के अंदर में शांति चल रही है वो अपने घर की शांति क्यों भंग करेंगे, इनके लॉजिक के अनुसार कहता हूं। लेकिन जो सत्ता से 7 साल से दूर बैठा हुआ है, जिसको जनता ने नकार दिया है, जो चाहकर भी ना 17 में आ पाया, ना 22 में आ पाया, ना 27 में आ पाएगा, और वो अभी भी हार गया, तो वही तो कराएगा ना। और मैं इनसे बार बार यही तो पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बदले के आ गया, और मैं बार बार एक ही बात तो पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसी साजिश नहीं थी तो क्या जरूरत थी वो झूठी वीडियो डालने की? क्या वो उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी या नहीं थी? इसको खत्म। आई ने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि एक आदमी बड़ा अच्छा घर चलाता है तो लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो मुजफ्फरनगर के दंगे भी तो हुए थे भाई साहब, जब अखिलेश की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, विपक्ष की पार्टी भी जवाबी थे, तब कैसे वो जलाने वाला कौन था? अब इस पे भी जवाब दे देता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगे की सच्चाई बता दूं साहब? आ गई वहाँ पर। नहीं सुन लो मुजफ्फरनगर के, इसकी भी आएगी। मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर में गौरव और सचिन याद है, 2 भाइयों को इसलिए काट दिया गया कि कुछ हिजड़ों ने उसकी बहन को, नहीं, गौरव और सचिन की, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वो उनकी बहन को छेड़ते हैं कुछ हिजड़े, और जब वो जाकर उसका विरोध करते हैं तो उनको काटकर नहर में फेंक दिया जाता है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं आएगी साहब। मैं भाई बताए देखो दोगलापन कैसे घूमते हैं।
जब अखिलेश की सरकार थी तो मुजफ्फर दंगे हुए थे तो कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी ने कराई थी, तब विपक्ष ने नहीं कराया था, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि गोरखपुर के अंदर जाके कानपुर का लड़का एक होटल में रुकता है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, जबकि उसके नाम एक भी FIR कभी किसी थाने में थी नहीं। तो ये उसे साजिश नहीं बताएंगे, ये वो कहेंगे वो बीजेपी विपक्ष की साजिश है। मैं बढ़ता हूँ, मैं नया सवाल पूछ रहा हूँ। कहाँ से संभल से गोरखपुर तक कौन चला गया, मुजफ्फरनगर तक कौन चला गया, अखिलेश यादव की 22 सेकंड की वीडियो पर कौन जवाब नहीं दे पाया, ये दुनिया देख रही है। मैं नया सवाल पूछ रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा कर रहे हैं, उसका भी एंगल जोड़ा है कि सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। करीब 22-23 से शुरू किए थे यात्रा, 30 तक चलेगा। अब इसका बोलने की जवाब के रूप में संभल को देख रहे हैं कि ये सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर एक ही आदमी निकला तो इधर दंगे होने शुरू हो गए। अभी 90 करोड़ हिंदू हैं, वो निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखो ऐसा है, आप बिल्कुल ये एंगल है। आपने शायद ओवैसी का वो बयान नहीं सुना था जो उसने अभी मुंबई में 10 साल पुराना बयान फिर से दोहराया था, 15 मिनट वाला, ठीक है। उसके बाद में एक 27 साल का युवा सन्यासी अपने मठ से निकलता है और कहता है कि जात पात की करो विदाई, हम सारे हिंदू भाई भाई। ये पीड़ा तो लोगों में जाएगी ना कि उसकी एक आवाज पे लाखों युवा सड़कों पर आ गए। आपने ये बात तो कह दी, धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बोला है, ये बिल्कुल उसका प्रतिकार है। आपने शायद उस वीडियो की बात नहीं करी कि इतनी लाखों की भीड़ होने के बावजूद भी हिंदुओं के अंदर में कितना संयम है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शोभा यात्रा को अभी जो वो चल रहे हैं पैदल पद यात्रा में, कुछ युवा विशेष समुदाय के औरंगजेब की फोटो दिखा कर कह रहे थे औरंगजेब तुम्हारा बाप है, लेकिन वो भीड़ चाहती तो प्रतिकार कर सकती थी ना। पूरा उकसाने का कोशिश किया गया, लेकिन उस भीड़ ने वहाँ दंगा करना जरूरी नहीं समझा। उसने बोला हम अपने को जोड़ेंगे, हमें दंगा नहीं करना है। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हमारी हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, राम जी की शोभा यात्रा हो, माता रानी की मूर्ति विसर्जन की वो हो, कहीं पर पूजा का पंडाल लगा हो, पत्थरबाजियां हो जाती हैं। मस्जिद का सर्वे करने जाते हैं, पत्थरबाजियां हो जाती हैं। और हर बार पैटर्न एक ही होता है साहब, हर बार पैटर्न एक ही होता है। इस बात को समझने की विशेष आवश्यकता है। तो कौन लोग हैं जो ये बार बार करवाते हैं, उसमें भी सोचने की जरूरत है। शायद आप लोग भूल गए, गोधरा कांड अभी साबरमती आई है ना, मूवी रिपोर्ट्स आई है ना, आप लोग भूल गए शायद गोधरा कांड कराने वाले लोग भी कौन थे। तिस्ता वगैरह जितने भी नाम आए थे, राणा अयूब वगैरह, ये इन लोगों ने कितना बदनाम करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं, जो भारत को तोड़ने की हमेशा वो करते रहते हैं, वो लोग जगह जगह दंगे भड़का रहे हैं। और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो दंगाइयों के समर्थन पर यहाँ पर आकर वक्तव्य देने की कोशिश करते हैं और उन्हें किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे शर्म आती है। मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं इस पर, क्योंकि एक यात्रा कर रहे व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, इसको लोग प्रतिकार के रूप में देख रहे हैं कि इसका जवाब हो सकता है। वो आप भी मानते हो कि वो हिंदू जोड़ने निकला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक आदमी निकला तो ये सब होने लगा, बाकी अभी 90 करोड़ से 100 करोड़ लोग निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे बड़ी शर्म आती है लोगों के अंदर। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से बात करते हैं, उन्हें इतनी नहीं अकल है कि कहना क्या चाहते हो, होना क्या चाहिए। काम सत्तारूढ़ पार्टी का है, अब पूछते विपक्ष की पार्टी से, अरे हमारा सनातन धर्म क्यों नहीं कानून लागू हो पा रहा है। आप अखिलेश से मांगते हो, कांग्रेस सनातन, हम तो कानून कहते हैं सनातन। देखिए अभी बोलने लगे ना, इसी बोलते हैं क्या हमने अखिलेश से तो सनातन बोर्ड मांगा नहीं। इस टाइम पे सत्ता में कौन मौजूद है, बीजेपी है। केंद्र में कौन मौजूद है, हम किससे मांग कर रहे हैं। तो फिर ये अखिलेश कहाँ से आ गया। अखिलेश यादव की औकात उत्तर प्रदेश से बाहर है। हम उस अखिलेश से कुछ मांग सकते हैं जिसको कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश के अंदर में कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश, उसकी औकात है, वो हमें कुछ देगा। ये मांग तो हम भाजपा से कर रहे हैं ना। सुनो, अरे भैया सुनो, हम बता दे रहे, यही ओपी राजभर है जो कह रहा था मठ में तुम्हें ऐसे भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की शिक्षा दी जाती है। क्या बोलते हो यार, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो, और कोई लॉजिक नहीं, कोई तत्व नहीं। मानवीय पंडित जी आपको प्रणाम है आज तक। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद आपको, तुम्हारा कल्याण और भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। अब बोलने भी तो दो, एक ब्राह्मण के पास आशीर्वाद के अलावा कुछ होता ही नहीं है पंडित जी। अभी तक तो नहीं बोलने दिया, अब तो बोलने दो। आशीर्वाद बोलने नहीं दिया। अरे भैया देख बोलने देगा, देख ले बोलने, देख ले पंडित जी हमारे, झूठे देख ले पंडित जी, देख ले पंडित जी। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी हमारे देख रहे भैया, मेरे पंडित आराम से हम कह रहे पंडित जी 70 साल तक आपने बोलने नहीं दिया, ठीक है। आप भी अच्छे आदमी हैं, मान्यवर,
आपको प्रणाम है। सवाल फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि जो यात्रा निकाल रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा लेकर चल रहे हैं, उसका प्रतिकार के रूप में लोग इस हिंसा को देख रहे हैं कि एक आदमी निकला है लाखों लोगों को लेकर के, तो ये हालत हो गया, बाकी लोग निकलेंगे तो क्या पता नहीं क्या हो जाए। कह रहा हूं 110 करोड़ हमारे देश की जो आबादी है हिंदुओं की, वो शास्त्री जी के साथ खड़ी है। कौन इसका विरोध कर रहा है? विरोध करवाया जा रहा है, विरोध करवाए। देखिए बोल रहे ना बीच में। कौन करवा? हमने बड़े शालीनता से पंडित जी की बात सुनी ना, उंगली करने की आदत है ना, आज तक बोलने तो दिया नहीं। हम जैसे ओबीसी वाले आते, हम तो ओबीसी में है भैया, हमें बोलने देते नहीं है। हम ओबीसी में आते हैं, हमें बोलने देते नहीं है, तो ये भी उंगली करने की आदत है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से बोलिए कि आप मानवर वो मत निकालिए, रैली मत करिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाइए और आप बोलिए अगर आप सनातन बोर्ड नहीं बनाते हैं तो क्रोधित आंदोलन होगा, क्रोधित आंदोलन होगा। अगर आप केवल कोई संविधान, काफी लोग पूछेंगे संविधान कहाँ चला गया। देखिए हम भी कह रहे हैं, ऐसे एक माइक वाले भैया ने, मतलब मीडिया वाले भैया ने वहाँ पूछा महाराष्ट्र में कि आप वोट किसको देंगे, तो उसने कहा जी हम तो उसको देंगे उद्धव को। कहता ठीक, वही जब पालघर में मारे गए थे। मतलब मीडिया पहले ही बोल देती सब कुछ, हमें बोलना। हाँ संविधान, हम कह रहे कानून बनता है जी, जैसे आपका 3 तलाक रोकने का कानून बना ना, ऐसे लाइए सनातन धर्म का कानून बनाइए ना। आपको कौन मना करता है? आप अगर कोई विरोध करता है तो उसको सांसद लोकसभा में जाकर कर दीजिए। क्यों आप रैली कर? अगर ये नहीं मानते हैं बहुमत के 3 बार के प्रधानमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री, अगर नहीं मानते हैं तो आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन और गन के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले आप उनसे तो मेरे कहे जिनको बनाना है कानून, माननीय पंडित जी से तो पूछिए, शास्त्री जी आप अभी क्यों एजेंडा चला रहे हो? एजेंडा पहले वहाँ तो ले जाओ। द्विवेदी जी, यही मेरा सवाल था, आप लोग अभी क्यों मांग करने लगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है इसलिए अभी मांग रहे हैं, क्योंकि वो वोट तो बहुत पहले से था, आज़ादी के समय से चला रहा है। आप लोग 92 में मांग लेते, 2000 में मांग लेते। मुसलमानों ने क्या वक्फ बोर्ड बनाने के लिए आंदोलन किया था कि नहीं किया था, या उसे कानून बन गया था? मुझे पूरी उम्मीद है महाशय कि यादव जी हमारे अब शालीनता से सुनेंगे। और मेरा पहला प्रश्न यही है, यादव जी पूरा टाइम मिल गया ना बोलने का, ब्राह्मण ने रोका तो मिला? भैया उंगली कर रहे थे, हमें तो चुप था। देखिए हमने आपके बीच में नहीं बोला। एक और बात बता दूं, हम वो हैं, हम उंगली नहीं करते कहीं पर भी, हमें जहां करना होता है हम बांस करते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि यादव जी पूरा सुनेंगे और जैसे मैंने सुना वैसे ही। सवाल है, सनातन बोर्ड की मांग आप लोग अभी क्यों कर रहे हैं? सनातन बोर्ड की मांग अभी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है एक सरकार सुन सकती है हमारी, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। नहीं तो शायद आप लोगों की याददाश्त कमजोर होगी, लेकिन मैंने इतिहास भी पढ़ा है और राजनीति भी पढ़ी है। करपात्री महाराज याद है? इसी दिल्ली में इंदिरा गांधी ने कितने गौ सेवकों की हत्या करवाई थी करपात्री जी महाराज की रैली के अंदर में। ठीक है, कितने लोगों की हत्या हो गई थी। वो क्या मांग करने आए थे कि भैया गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। तो ये मांग हमारी तब से नहीं है, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। लेकिन उस समय पर क्या होता था, सरकार गोली मार देती थी। ठीक है, तो हमें आज पता है कि एक सरकार है जो हमारी सुन सकती है, इसलिए हमने कहा। अब इनके मैं एक वक्तव्य से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। इन्होंने अभी बोला कि आप वहाँ पर आंदोलन करिए और हम आपके साथ तन मन धन के साथ में इन्होंने गन लगा दिया। ठीक है भाई साहब, हम गन के साथ नहीं जाते, हमें गन नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार को बोलो कि आप या तो इसको लागू करो, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम उग्रता में बिलीव नहीं करते हैं, हम चीज़ों को संविधान से ले सकते हैं। जैसे हमने राम मंदिर लिया तो हम उस संविधान को मानते हैं, लेकिन ये लोग संविधान की दुहाइयाँ देते हैं और फिर यहाँ बात करते हैं गन की, उग्रता की, जलाने की। और उसी के तहत क्या होता है, हल्द्वानी जलाते हैं, संभल जलाते हैं, दिल्ली जलाते हैं, मुजफ्फरनगर जलाते हैं, आजमगढ़ जलाते हैं, बरेली जलाते हैं, गोधरा जलाते हैं। तो इस सोच से निकलो बाहर मेरे भाई। देश में संविधान है, देश में सुनने वाली सरकार है, हम अपनी बात को शालीनता से भी रख सकते हैं। सवाल बनता है कि वक्फ बोर्ड भी बताना, ये कह रहे हैं हम बड़े शालीनत हैं और समर्थन करते हैं कटो और बटो का। अब आप पूछ लिए जो पूछना है आपको। नहीं, मेरा सवाल सीधे है कि बिल्कुल समर्थन करता हूँ कटो और बटो का। नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। अरे उस पे बहुत हो गया, मैं नहीं कर रहा उस पे काम। जैसे वक्फ बोर्ड बनाया गया था, माइनॉरिटी के लिए बनाया गया था, क्योंकि अल्पसंख्यक में थे, उनकी रक्षा के लिए, इक्वलिटी में लाने के लिए बनाया गया था। लेकिन आप तो 110 करोड़ हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैं बता देता हूँ साहब क्या ज़रूरत पड़ गई। वक्फ बोर्ड पहली बात तो आज़ाद भारत में जब संविधान लिखा गया तब नहीं बना था। ये जितने भी लोग बोलते हैं कि आज़ादी के बाद से, वो सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष था, वो धर्मनिरपेक्षता भी बाद में जोड़ी गई। ठीक है,
75 में जोड़ी गई धर्मनिरपेक्षता। लेकिन मैं कहता हूं अगर ये धर्मनिरपेक्ष है तो फिर यहाँ पर वक्फ बोर्ड की या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता थी। और अगर आज कोई सनातन बोर्ड मांग रहा है, ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है यार, दे रहा है दुरुस्त है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। आज हम मांग रहे हैं और उसे भी शालीनता से मांग रहे हैं, पदयात्रा करके मांग रहे हैं, कहीं कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, फसाद नहीं कर रहे हैं, आगजनी नहीं कर रहे हैं, प्रशासन को नहीं वो कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, ना प्रशासन पे हमला नहीं कर रहे हैं। तो इसमें समस्या क्या है? आज आप साथ आ जाओ, शालीनता वाले में, उग्र वाले में मत आना भैया, गन की हमें आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जरूरत पड़ती है, हमारे तो भगवान ने हाथ ऐसे दिए, दादा परशुराम के वंशज है, हाथ से छाती फाड़ देंगे। थैंक यू। ये थी जनता की राय संभल के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।